जरा सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि पत्थरों से बनाया गया हो। दिल्ली सल्तनत ने बिल्कुल यही किया था। उन्होंने सिर्फ जमीनें ही नहीं जीती बल्कि वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर से इस देश का नक्शा ही बदल दिया। उनकी बनाई हुई इमारतें आज भी दिल्ली की जमीन पर खड़े होकर उनकी ताकत और उनकी सोच की कहानी सुनाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसा साम्राज्य कैसे बनाया जाता है जो सदियों तक, पीढ़ियों तक याद रखा जाए? क्या ये सिर्फ जंगें जीतकर मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक महान साम्राज्य सिर्फ सेनाओं के बल पर नहीं टिकता, उसे चाहिए आर्किटेक्चर की ताकत। ऐसी इमारतें जो दुनिया को चीख चीख कर बताएं कि हम कौन हैं, हमारी ताकत क्या है और हमारा विश्वास क्या है। और देखिए, ये बात सुल्तानों की सोच को आईने की तरह साफ कर देती है। उनके लिए इमारतें बनाना सिर्फ ईंट और पत्थर जोड़ना नहीं था, नहीं, ये उनकी ताकत का ऐलान था, उनके धर्म का प्रतीक था और आने वाले जमाने के लिए नए शहरों की बुनियाद थी। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ये सब किया कैसे। देखिए, इस नई वास्तुकला की कहानी दरअसल यहीं की मिट्टी और बाहर से आई नई तकनीक के एक शानदार संगम की कहानी है। सामान तो यहीं का था, हमारे देश का लाल बलुआ पत्थर, थोड़ा बहुत संगमरमर, लेकिन एक चीज थी जो सब कुछ बदलने वाली थी, और वो था चूने का गारा यानी लाइम मोर्टार। इसी एक चीज ने उन्हें इतनी विशाल और मजबूत इमारतें बनाने की ताकत दी जो पहले कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। और यहीं पर आर्किटेक्चर में एक असली क्रांति हुई। एक तरफ था पारंपरिक भारतीय कॉर्बल आर्च जिसमें पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते थे, और दूसरी तरफ आया ट्रू आर्च जो मध्य एशिया से आई एक नई तकनीक थी। इसके बीच का वो एक पत्थर जिसे कीस्टोन कहते हैं, वो इतना मजबूत था कि बिना किसी खंबे के बड़े बड़े हॉल बनाए जा सकते थे। और इस एक नई तकनीक ने, समझिए, 4 कमाल की चीजों को जन्म दिया। पहला, असली मेहराब, जिससे अंदर बड़ी बड़ी खुली जगहें बनी। दूसरा, आसमान को छूते भव्य गुंबद जो जन्नत का प्रतीक थे। तीसरा, मेहराबदार छतें जो बड़ी जगहों को खूबसूरती से ढकती थीं। और चौथा, ऊंची ऊंची मीनारें जो सिर्फ अजान के लिए नहीं थीं बल्कि दूर से ही सल्तनत की ताकत का ऐलान करती थीं। तो ठीक है, तकनीक तो आ गई, पर इसका इस्तेमाल ऐसी इमारतें बनाने में कैसे हुआ जो एक ही वक्त में इबादत की जगह भी थी और सियासत का एक बड़ा मंच भी? आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं मस्जिदों की। ये सिर्फ इबादत गाहें नहीं थी, ये नए शहरों का दिल हुआ करती थीं। जैसे कुतुब मस्जिद, जिसे बनाने में पुराने मंदिरों के खम्भों का इस्तेमाल हुआ। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये एक मैसेज था, एक पुराने दौर के ऊपर एक नई हुकूमत की मोहर। और फिर आया अलाई दरवाज़ा, भारत में पहली बार असली मेहराब और गुंबद का ऐसा शानदार इस्तेमाल कि देखने वाले बस देखते रह गए। ये तकनीक और कला दोनों में एक जबरदस्त छलांग थी। अब मस्जिदों से जरा आगे बढ़ते हैं मकबरों की तरफ। ये सिर्फ कब्रें नहीं थीं, ये सुल्तानों की विरासत का जीता जागता प्रतीक थीं। एक तरफ देखिए इल्तुतमिश का मकबरा, जिसकी दीवारों पर कितनी बारीक नक्काशी है, और दूसरी तरफ ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो एक किले जैसा लगता है, बिल्कुल सादा लेकिन बेहद दमदार। ये पत्थर असल में सुल्तान की शख्सियत और उस दौर के मिजाज को बयां करते हैं। लेकिन बात सिर्फ धर्म और विरासत की नहीं थी। सल्तनत के आर्किटेक्चर का एक और बहुत बड़ा मकसद था, और वो था कंट्रोल यानी नियंत्रण। तो आइए अब किलों और शहरों पर एक नज़र डालते हैं जो बताते हैं कि सुल्तानों ने अपनी सल्तनत को कैसे संभाला। अब किलों को देखिए, ये सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए नहीं बनाए गए थे। जरा तुगलकाबाद की उन ऊंची और झुकी हुई दीवारों की कल्पना कीजिए। वो दूर से ही बाहर वालों के लिए एक वार्निंग थी, और शहर के अंदर रहने वालों को भी हर पल याद दिलाती थीं कि हुकूमत किसकी है। ये सत्ता के निशान थे जो पत्थर में गढ़ दिए गए थे। और ये कंट्रोल सिर्फ किलों के दीवारों तक ही सीमित नहीं था, ये आम जिंदगी में भी साफ दिखता था। सीधी सपाट सड़कें, शहर के बड़े बड़े दरवाजे, पानी के लिए बावड़ियां और नहरें, शहर की हर चीज एक तरफ तो व्यवस्था और नियंत्रण दिखाती थी, और दूसरी तरफ ये भी बताती थी कि हुकूमत अपनी प्रजा का ख्याल भी रखती है। तो कुल मिलाकर इन 300 सालों में वास्तुकला ने एक बहुत लंबा सफर तय किया। लेकिन ये सिर्फ डिजाइन्स का बदलना नहीं था, असल में एक ऐसी मजबूत बुनियाद रखी जा रही थी जिस पर आने वाले कल की सबसे शानदार इमारतें तामीर होनी थी। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। शुरुआत हुई गुलाम वंश से, जिन्होंने पुरानी चीजों का ही नया इस्तेमाल किया। फिर आए खिलजी, जिन्होंने तकनीक को परफेक्ट किया। इसके बाद तुगलकों का दौर आया, जिनकी पहचान थी सादगी और विशालता। और आखिर में लोदी आए, जिन्होंने खूबसूरत बागों वाले मकबरे बनाए। हर सल्तनत ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी।
तो आखिर सल्तनत की विरासत क्या है? हमें उनसे क्या मिला? उन्होंने उत्तर भारत को मेहराब और गुंबद से मिलवाया। उन्होंने एक अनोखा फ्यूजन तैयार किया, हिंदुस्तानी हाथ और मध्य एशियाई डिजाइन का। और उन्होंने उन मुगल बागों की नींव रखी जिनकी खूबसूरती की मिसालें आज पूरी दुनिया देती है। और पता है, सबसे अहम बात यही है, आज जब हम ताजमहल या हुमायूं के मकबरे को देखकर वाह करते हैं, तो हम असल में एक कहानी का क्लाइमैक्स देख रहे होते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी स्क्रिप्ट, जिसकी बुनियाद दिल्ली सल्तनत के कारीगरों ने 300 साल पहले ही लिख दी थी। उस जादू की नींव उन्होंने ही रखी थी। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर सल्तनत की इमारतों ने ताकत, विश्वास और पहचान की अपनी कहानी कही, तो सवाल ये है कि आज हम जो बना रहे हैं, हमारे शहर, हमारे स्मारक, हमारी बिल्डिंग्स, वो आने वाले ज़माने को हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगे? सोचेगा ज़रूर।